हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ऊर्जा संसाधन से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया था और हम आज की वीडियो में परिवहन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें जल मार्ग, स्थल मार्ग और जो है रेल मार्ग से बनने वाले सभी क्वेश्चन हम जो भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी को आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। क्या है पहला क्वेश्चन? इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग को कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो इसे दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे क्या दिया गया है? इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे ये कहां से कहां तक है? ये रहा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ये कहां से है? तो यह है इलाहाबाद, जिसका नाम बदल कर अब प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या रखते हैं? प्रयागराज ही लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग प्रयागराज। यह है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से लगा करके यहाँ हल्दिया तक है। हल्दिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये कहाँ तक है? हल्दिया तक है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का जो है विस्तार है। अगर बात करें इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई जो है वह है 1620 किलोमीटर। ठीक है, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की संज्ञा इसको कब दी गई थी, तो वह दी गई थी इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जब घोषित किया गया था तो वह सन था 1986। ठीक है, 1986 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, यानी इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया था। अगर हम बात करें यह कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार जो है पहला तो उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि प्रयागराज से शुरू होता है। ठीक है, इधर हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलो यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें सेकंड भी देखना है। ठीक है, तो पहला है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। उसके बाद क्या है? बिहार मिल जाता है आपका, तो बिहार लिख देते हैं, बिहार। और उसके बाद मिल जाता है आपका झारखंड। ये हो गया झारखंड। और झारखंड के बाद जो राज्य मिलता है वह मिलता है पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्यों में इसका विस्तार है, पश्चिम बंगाल। तो इसका विस्तार कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर हम यहीं पे बात करें कि यह किस नदियों में यह जलमार्ग विकसित किया गया है, तो यह जलमार्ग जो है गंगा और हुगली, ठीक है, हुगली नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का जो है विस्तार किया गया है। तो समझ में आ गया इससे बनने वाले क्वेश्चन। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। और बात करें इसको कब जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया था, तो 1986 में। किन किन राज्यों में है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और किस नदी पर है? या तो गंगा नदी और हुगली नदी पे। और अगर बात करें कहां से कहां तक है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे अगर हम बात करें जो है राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड की, ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो दूसरा है वो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे है। यहां से शुरू होता है सदिया से धुबरी तक। ठीक है, सदिया से धुबरी तक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। यह कहाँ शुरू होता है? सदिया से धुबरी नामक स्थान पे, धुबरी। और किस नदी पे है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगर बात करें कि किस राज्य में पड़ता है, तो आपको पता ही है यह कहाँ पे पड़ता है? असम राज्य में। ओके, असम राज्य में इसका विस्तृत विस्तार किया गया है, तो असम राज्य में पड़ता है। अगर बात करें कि सदिया से धुबरी तक जो राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड है, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड की मतलब इसको कब जो है राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड की संज्ञा दी गई थी, तो इसे घोषित किया गया था 1988 में। ठीक है, 1988 ईस्वी में
इसको जो है राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड जो है घोषित कर दिया गया था। और किस नदी पे है ये भी जान लिए आप लोग। और अगर बात कर लें कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, यानी इसका विस्तार कितने किलोमीटर तक है, तो यह है 891। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, इसमें 891 किलोमीटर इसका विस्तार है। कितना? 891 किलोमीटर। ओके, अगर हम यहीं पे बात कर लें राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड की, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो थर्ड है वो देखिए यहाँ पे है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड। और यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है केरल राज्य में। ये है राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड है, केरल राज्य में पड़ता है। अगर इसके कुल लंबाई की बात करें, वैसे इसको घोषित कब किया गया है, अगर इसके बारे में बात करें तो यह घोषित किया गया था 1991 में। ठीक है, नहीं सॉरी 1993 में इसको घोषित किया गया था, 1993 ईस्वी में। अगर बात करें इसकी कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी है कुल लंबाई 365 किलोमीटर। ठीक है, 365 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक, अगर हम यहीं पे बात कर लें राष्ट्रीय जलमार्ग फोर्थ की, अगर फोर्थ की हम बात करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये है राष्ट्रीय जलमार्ग 4। ठीक है, काकीनाडा नहर, ठीक है, कोमागुर, और यहाँ पे ये यहाँ तक है। ठीक है, और यह कहाँ पड़ता है? तो यह तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु तक। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 3 राज्यों में पड़ता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 3 राज्यों में पड़ता। अगर इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो मतलब 1050 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, 1050 किलोमीटर। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, अगर इसकी भी हम संज्ञा की बात करें, इसको कब घोषित किया गया था कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग फोर्थ है, तो यह 2008 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये वाला भी पूछ सकता है। तो जैसे हम लोगों ने चारों के चारों देख लिया। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया तक फर्स्ट था प्रथम जलमार्ग, उसके बाद ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी वाला सेकंड जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, और तृतीय हो गया केरल में जो बना है वो हो गया तृतीय राष्ट्रीय जलमार्ग, और जो चौथा हो गया वो हो गया तेलंगाना से तमिलनाडु तक, बीच में आंध्र प्रदेश भी राज्य पड़ता है, ये हो गया चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड भी देख लिया आपने, फोर्थ मतलब थर्ड भी देख लिया, और फोर्थ भी आप लोगों ने सारे फैक्ट इनसे बनने वाले आप लोगों ने देख लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह आपको पता ही है, गुजरात का बंदरगाह है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह कहाँ पड़ेगा? तो यह पड़ता है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो देख लेते हैं कांडला बंदरगाह को, इसकी स्थित कहाँ पे है। तो ये रहा आपका कांडला बंदरगाह, ये गुजरात वाला पूरा एरिया है, आप लोगों को पता ही होगा ऐसे करके। और यहीं पे गुजरात में कुछ छोटे बंदरगाह भी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, तो यहीं पे देखो छोटे बंदरगाह जो है, जैसे ये है मुंद्रा बंदरगाह, ठीक है, पीपावाव बंदरगाह, दहेज बंदरगाह और हजीरा बंदरगाह। अगर बात करें मुंद्रा बंदरगाह की, तो जो आपने सुना होगा एक बिजनेसमैन गौतम अडानी हैं, सभी लोग उनको जानते ही होंगे। तो भारत सरकार ने जो मुंद्रा बंदरगाह है वो अडानी ग्रुप को दे रखा है। इसको हैंडल कौन करता है अगर बात करें मुंद्रा बंदरगाह को, तो ये हैं अडानी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने लोकेशन तो देख ही लिया ना कांडला बंदरगाह की। और अगर कांडला बंदरगाह में एक चीज और पूछ लेता है कि कांडला बंदरगाह जो है ये आयात पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस बंदरगाह में सिर्फ और सिर्फ आयात की जाती हैं वस्तुएं। ठीक है, तो इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? आयात पत्तन के नाम से। ठीक, कांडला बंदरगाह को आयात पत्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पत्तन मीन्स बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह है मुंबई। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है।
तो मुंबई के बारे में जान लेते हैं। जो मुंबई का बंदरगाह है यह जो है बहुत ही व्यस्त रहने वाला बंदरगाह है। क्यों? क्योंकि भारत के जो टोटल बंदरगाह है उनका 1/5% यानी कि 5 भाग, यानी कि जो काम सभी बंदरगाह मिलके करते हैं उतना ही काम, यानी उसका जो 1/5वां हिस्सा काम जो है वह अकेले मुंबई बंदरगाह करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यह सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है, और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये रहा आपका मुंबई बंदरगाह, यहाँ पे है आपका मुंबई बंदरगाह। ओके, गुजरात का बंदरगाह कहाँ था, तो गुजरात वाला बंदरगाह यहाँ था कांडला, ये आपका है मुंबई बंदरगाह। ठीक, समझ में आ गया ना। और यह सबसे, अगर पूछा जाए भारत का क्वेश्चन पूछ भी लेता है डायरेक्ट कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो वह है मुंबई बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है? अगर भारत के सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो न्हावा शेवा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के जस्ट नीचे न्हावा शेवा बंदरगाह है। यह भी महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र राज्य में यह भी पड़ता है। ओके, अब मुंबई के जस्ट जो है नीचे यह बंदरगाह है न्हावा शेवा। इसका नाम क्या रख दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। ओके, कहाँ पे है इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो यह जो है यहाँ पे करीब पड़ जाता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मुर्मुगांव बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो मुर्मुगांव अगर बंदरगाह की बात करें तो यह जुआरी नदी पे स्थित है। जुआरी नदी कहाँ पे पड़ती है, तो आप सबको पता ही होगा, नदियों में हमने बताया भी था ये क्वेश्चन। तो जुआरी नदी पड़ती है गोवा में। ठीक है, तो जुआरी नदी कहाँ पड़ती है, गोवा में। देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे, ये है मुर्मुगांव बंदरगाह। ठीक है, जो कि गोवा में स्थित है। समझ गए होंगे, यहाँ पे आपकी ये जुआरी नदी है। ठीक है, यहीं पे कहाँ पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है मुर्मुगांव बंदरगाह। ओके, बंदरगाह का अगर हम बात करें तो बंदरगाह जो बनाए जाते हैं कुछ ऐसे करके बनाए जाते हैं बंदरगाह। अब जैसे ये पूरा समुद्र है लेकिन इसके आगे एक बाउंड्री बना दी जाती है कंक्रीट की। तो बाउंड्री, अब जैसे प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं और मानव निर्मित बंदरगाह होते हैं, 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं। तो जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो तो पहले से पहले ही बने हैं। ठीक है, ऐसे करके उसमें कुछ ना कुछ प्रकृति उन बंदरगाहों को रक्षा करने के लिए एक दीवार पहले से बना दी है, यानी कोई पहाड़ी बनी होगी या कुछ भी, जैसे आगे बताएंगे कैसे उस पर एक पहाड़ी बनी है आपका जो आंध्र प्रदेश में बंदरगाह है विशाखापट्टनम। तो उसकी जो डॉल्फिन नोच पहाड़ी है तो उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार जो है जो कृत्रिम बंदरगाह है उसमें हम लोग आगे एक बाउंड्री बना देते हैं, क्योंकि जो समुद्र से लहरें आती हैं तो वो डायरेक्ट जो है बंदरगाह पे कोई क्षति ना पहुंचा सके। इसलिए जो है अब क्या हुआ, यहाँ से आती है नाव, पहले यहाँ से आई, इसके अंदर जाएंगी और फिर यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी बाउंड्री के अंदर, और यहाँ से फिर पूरा माल जो है उतार लिया जाएगा। जो चढ़ाने वाला माल होगा उसको उसमें यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अगर न्यू मंगलौर बंदरगाह की बात करें तो वह है कर्नाटक राज्य में। ठीक, कर्नाटक राज्य में न्यू मंगलौर बंदरगाह है। ये रहा आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह, ये पूरा कर्नाटक का एरिया रहा। ठीक है, और ये रहा आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह, ये यहाँ पे। ठीक है, अरब सागर में है, अरब सागर के तट पर। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है, आप लोग लोकेशन देख ही सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कर्नाटक का एरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? अगर तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो यहाँ तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का एक प्रकार से बात करें तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में, क्योंकि 3 बंदरगाह हैं। ठीक है, यहीं पे चेन्नई बंदरगाह भी है और तूतीकोरिन भी बंदरगाह है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह पड़ता है नीचे। ठीक है, लोकेशन अभी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर इसके सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी इसका सही आंसर है। देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह, अब ये यहाँ पे है तूतीकोरिन बंदरगाह, और यहीं पे श्रीलंका और जो भारत के बीच में है पाक की खाड़ी,
और जो है मन्नार की खाड़ी, 2 खाड़ियाँ हैं। तो मन्नार की खाड़ी जो है जो भारत के अंडर में है, तो यहीं पे मन्नार की खाड़ी है, इसीलिए बोलते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो उसमें हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगर बात करें राज्य पूछता तो तमिलनाडु, ठीक है, यहीं पे रामेश्वरम है और यहीं पे क्या है जो है आदम ब्रिज भी बना था, ठीक है। तो आप लोग लोकेशन देख ही चुके हैं। और बात करें अगर इसी का नेक्स्ट बंदरगाह तो चेन्नई भी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में ही है। तो अगला क्वेश्चन बना भी होगा, हम उसको देख लेते हैं, चलिए। हाँ देखिए मिल ही गया, कौन देश का प्राचीन बंदरगाह है। अगर देश के हम प्राचीन बंदरगाह की बात करें तो वह बंदरगाह चेन्नई है, ठीक। और चेन्नई बंदरगाह के बारे में अगर जाने तो चेन्नई बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है, सॉरी कृत्रिम बंदरगाह भी है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह, चेन्नई। लोकेशन आपको हमने दिखाई दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं। देखो ये आपका चेन्नई बंदरगाह है, यहाँ से इधर देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, समझ गए ना। तो यहीं से आयात निर्यात चारों तरफ होता है। देख लिए ना चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है, तो किस राज्य का है अगर पूछे तो यह है तमिलनाडु राज्य का। तो चेन्नई भी तमिलनाडु का था और तूतीकोरिन भी। चेन्नई थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर बंदरगाह है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो जो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है वह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। किस राज्य में पड़ता है, तो वह पड़ता है आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। देख लेते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है ये, और ये यहाँ पे स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ओके। इसी बंदरगाह से जो है जापान की तरफ जो कंट्री हैं वहाँ के लिए आयात निर्यात किया जाता है। और यहीं पे एक पहाड़ी भी है जो इस बंदरगाह की रक्षा करती है, कहाँ से, जो बंगाल से उठने वाली जो लहरें होती हैं, जिसका नाम है डॉल्फिन नोच पहाड़ी। क्या नाम है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी, ओके, डॉल्फिन नोज पहाड़ी। डॉल्फिन नोज पहाड़ी का क्या काम है, इसका सिर्फ एक ही काम है कि जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है उसको ज्वार भाटा से आने वाली लहरें या मतलब और जो लहरें आती हैं तो उनसे क्या करता है, इसको क्षति आने से बचाता है, ठीक है। तो यही काम है इस पहाड़ी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो जो पारादीप बंदरगाह है वह पड़ता है ओडिशा में, ओडिशा में पड़ता है। लोकेशन देख लो, ये भैया रहा आपका पारादीप बंदरगाह, ठीक है, ये यहाँ पे है पारादीप बंदरगाह। राज्य कौन सा है, ओडिशा। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसको याद भी रखिएगा, ठीक। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ का है, ओडिशा का। देखो जो वनडे एग्जाम होते हैं उस पर क्या करता है कि डायरेक्ट आंसर ही पूछता है। जैसे पारादीप बंदरगाह कहाँ का है, किस राज्य का, तो ओडिशा, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ का है, तो तमिलनाडु, ठीक है। तो ये चीजें, कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात। तो डायरेक्ट आंसर पूछता है, तो इसलिए आप लोग राज्य भी याद रखिएगा, ठीक है ना, राज्य भी आप लोग राज्य याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि कृत्रिम बंदरगाह कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन कृत्रिम बंदरगाह है या कौन जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये चीजें आप लोगों को याद ही रखनी पड़ेंगी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। अगर कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो और उसके सहायक बंदरगाह की बात करें तो वह है हल्दिया। कौन सा बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह है, ओके। यहीं तक राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम था, भी हम लोगों ने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे है हल्दिया, ठीक है, बंदरगाह। ये रहा हल्दिया बंदरगाह। और यह राज्य कौन था, तो यह है पश्चिम बंगाल राज्य, ओके।
समझ गए ना। राज्य इसीलिए क्लियर करा दे रहे हैं कि लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है तो डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर करना है कि भाई पश्चिम बंगाल में हमने पढ़ा है, तो यह पश्चिम बंगाल में ही है। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य की बात करें तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर थर्ड की हम बात करें तो थर्ड पे है महाराष्ट्र, वो सॉरी राजस्थान। फर्स्ट पे तो महाराष्ट्र है। ठीक है, अगर बात करें हम फोर्थ की तो फोर्थ पे कौन है, तो वह है मध्य प्रदेश। ओके, तो ये सारे जो हैं लंबाई के क्रम में दिए गए हैं ऑलरेडी, तो इनको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पहला जो है सबसे लंबा जो है महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान, फिर एमपी। देख लीजिए ये हैं सारे इसका वो। ठीक है, देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वह है NH-44। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 नंबर का है। देख लेते हैं इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक। तो देखो भैया ये है आपका NH-44, ये देखो 44 लिखा ना। NH-44 जो है यहाँ से देखो चला आया है यहाँ तक। कहाँ तक, तमिलनाडु के लास्ट में। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप ये कितना लंबा है। ये इसकी करीब लंबाई अगर टेढ़ा मेढ़ा कुल मिला के देख लिया जाए तो इसकी लंबाई टोटल हो जाती है 3800 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और कहाँ से है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक है यह, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक है यह। कौन सा सबसे जो बड़ा है, NH-44। ठीक, बाकी आप लोग देख ही रहे हैं ये सारे फैले हुए हैं। अगर सबसे छोटा तो इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने बड़े देख लिया ये कहाँ से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से जो है तमिलनाडु तक है, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक, ये वही राजमार्ग है जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन पूरी तरह से या जो है अच्छे से नहीं बनाया था, तो फिर से इसकी मरम्मत हुई, इसी के ऊपर जो है सही से बनवा दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यही था सही आंसर इसका। अब भारत में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी वो हुई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। समझ गए ना, यह वही लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, जिसने राज्य हड़प नीति, ठीक है ना, लागू की, मतलब चलाई थी कि जिसके यहाँ बच्चे नहीं है उनका राज्य हड़प लो, मतलब कैसे भी करके राज्य हड़प लो बस। नाना साहब के समय में यही थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही, और इन्होंने काम भी बहुत किया है, जैसे ट्रेन चलवाई, और देख लो लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भारत में पहली रेल किसके काल में चली थी। तो पहली रेल आपको पता ही है, लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चली थी, और लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। ठीक है, 1853 में चलाई थी। देख लेते हैं कितने भौकाल से इन्होंने चलाई थी रेल, और उस समय कितनी प्रसन्नता थी, आप लोग देख ही लीजिए। 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुई थी भारतीय रेल। समझ गए ना, 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, मुंबई से जो है ठाणे तक यह चली थी। अगर कितने किलोमीटर की बात करें, कितने किलोमीटर चली थी, तो ये चली तो थी सिर्फ महज 37 किलोमीटर। ठीक है, 37 किलोमीटर मुंबई से ठाणे तक यह चली थी। देख लीजिए यह ट्रेन है, आपको देख रहे हैं, ये पहले कोयले से चलती थी, ऊपर धुआं भी निकल रहा है। तो यह है आपकी ट्रेन जिसे लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ट्रेन का पहला सफर स्टेशन पर मौजूद भारी भीड़ की तालियों और 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ था।
इस वक्त पूरे देश में 68,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेल है। ये तो बात हुई इस समय की। अब इस समय क्या है, 68,000 किलोमीटर से ज़्यादा में रेलवे जो है फैला हुआ है। और ये जो बात है ये है 168 साल पहले की, ठीक है, 168 साल पहले, यानी कि ये रेल जो है शुरू हुई थी 1853 में। समझ गए ना आप लोग। तो आप लोगों ने ट्रेन भी देख लिया, कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने तक 37 किलोमीटर चली थी। और कितने जो है पूरे उत्साह और उमंग के साथ चलवाई गई थी ट्रेन, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। अब बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है आज की डेट में। तो जो भारतीय रेलवे जोन विभाजित है वह है 18 जोनों में। 2019 से पहले की अगर बात करें तो 2019 के पहले ये सिर्फ 17 जोनों में थी। 2019 में एक जोन और कांगड़ा जोन को शामिल कर लिया, तो तब क्या हो गए 18 जोन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए, भारत में मेट्रो ट्रेन पहली बार कहाँ चली थी। तो जो मेट्रो ट्रेन पहली बार चली थी वह चली थी कोलकाता में, और सन 1984 में चली थी। या देख लेते हैं, देख लीजिए, यह थी पहली मेट्रो ट्रेन, देख रहे हैं आप लोग, कोलकाता में चली थी, कोलकाता में। ठीक, कब चली थी, 1984, और कोलकाता में। समझ में आ गया होगा आपको। चलो, देश का सबसे पुराना रेल इंजन है। तो देश का अगर सबसे पुराना इंजन की बात करें तो वह है फेरी क्यून। कौन सा है, फेरी क्यून है। देखो हम इस इंजन को आपको दिखा भी देते हैं, कुछ इस तरह करके था। देखो जब ये रेल इंजन पटरियों पर उतारा गया, इस तरह करके देखो लोग देख रहे हैं भीड़ में कि लोग ये देख रहे हैं कैसे इंजन है, ये कैसे चलता है। हालांकि यह भी कोयला से ही चलता था। यहाँ देखो भट्टी लगी है, कोयला डाला जाता था, और देखो एकदम सेम टू सेम ये पहिए लगे और ये लंबा लंबा करके है, और कोयला जो है डाला जाता था। आपको पता होगा ड्राइवर यहाँ पीछे बैठता था, ठीक है, ड्राइवर कहाँ बैठता था, एकदम पीछे, और आगे इतना बड़ा सा निकला हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पहले के ट्रक भी देखे होंगे, अब तो एकदम सीधे सीधे आते हैं डिब्बे जैसे, लेकिन पहले ट्रक पहले आगे ऐसे निकला होता था, वही सेम आकृति इसकी भी थी, ठीक है। तो यही है आपका सबसे पुराना जो है रेल इंजन, ठीक है, फेरी क्यून। समझ गए ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो जो है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी से मानी जाती है। कब से, 1911 ईस्वी से मानी जाती है। तो ये रहे आपके आज के सारे क्वेश्चन बनने वाले। मुझे उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी, इसीलिए मैंने आपको चित्रों के मतलब चित्रों द्वारा दिखा भी दिया है उनकी लोकेशन, जैसे बंदरगाह की लोकेशन, या जो है जो भी मुझसे हो सका वो मैंने करवा दिया, ठीक है। और इसी तरह आप लोग जुड़े रहिएगा, अगली वीडियो हम लोग जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक अपनी तैयारी को एकदम मस्त बना के रखिएगा। धन्यवाद।